जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 7 अक्टूबर। जी हाँ, आज डेट कौन सी है? आज है 7 अक्टूबर। और 7 अक्टूबर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि आज के दिन कौन सा विशेष दिवस मनाया जाता है। देन चलेंगे अपनी क्लास की तरफ, बट उससे भी पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना फीडबैक हमें दें, क्लासेस आपको कैसी लगती हैं, और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास फॉरवर्ड करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सकें। तो विदाउट टाइम वेस्ट ही स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं 7 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। तो ये हमने देखा कि आज के दिन कौन सा प्रमुख दिवस मनाया जाता है। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। तो आज की क्लास में हम करेंगे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाले कारक। ये हम कर रहे हैं फ्रेंड्स होम मैनेजमेंट के अंतर्गत। हमारा ये जो टॉपिक आज का है, रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाले कारक। इसके पहले हमने प्रीवियस क्लास में क्या किया था, एक बार आपको क्विक रिविजन के माध्यम से समझा देते हैं। थोड़े प्रीवियस क्लास में हमने हमारा जो चैप्टर 5th है होम मैनेजमेंट का, उसके अंतर्गत हमने रहन सहन का स्तर अर्थात स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंगहुड को हमने जस्ट स्टार्ट ही किया, और जिसके अंतर्गत हमने रहन सहन के बारे में देखा था। रहन सहन की परिभाषा हमने देखी थी, जैसे कि सीजर के मतानुसार रहन सहन क्या है, अग्रवाल एवं बंसर की परिभाषा देखी थी। साथ ही साथ हमने प्रोफेसर जीडी ब्लैक के मतानुसार रहन सहन क्या है। तो इन सभी को हमने बहुत ही डिटेल में पढ़ा था हमारी प्रीवियस क्लास में। आई होप आपने उस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में आप जा करके इस क्लास को देख सकते हैं और अपने सारे ही कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाले कारक अर्थात फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो देखते हैं रहन सहन के स्तर को निर्धारित करने वाले कई कारक यानी कि प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। किसी व्यक्ति, परिवार, समाज या देश के रहन सहन के स्तर को प्रभावित करते हैं। ये कारक निम्नानुसार है। पहला है परंपराएं अर्थात ट्रेडिशन, यानी कि परंपराएं हमारा जो क्या है, रहन सहन के स्तर को, हमारी जो परंपराएं होती है वो भी प्रभावित करती हैं। कैसे करती हैं? व्यक्ति का पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा परिवार द्वारा ही होता है। व्यक्तित्व के समग्र विकास में परिवार का अमूल्य योगदान है। वह जिस परिवार में पलता बढ़ता है, जिस समाज में रहता है, उसके द्वारा निर्धारित रहन सहन के स्तर की को अपनाता है, वह उसकी आदत में आ जाती है, वह उसी प्रकार की जीवन व्यतीत करने का अभ्यस्त हो जाता है। हाँ, आर्थिक आय, ज्ञान में वृद्धि, शिक्षा, विज्ञापन, अनुभव, समय, शक्ति, बचत के उपकरणों का प्रयोग आदि कारणों से वह अपने रहन सहन के स्तर में थोड़ा बहुत सुधार करके उसे ऊंचा उठाने का प्रयास करता है अथवा उसे जीवन भर बनाए रखने की चेष्टा करता है। दूसरा जो रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाला कारण है, क्या है? आर्थिक दशा यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन। रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाले कारकों में से आर्थिक दशा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, जिसे किसी भी दशा में न तो नकारा ही जा सकता है और ना ही उसे कम करके आंका जा सकता है। आय और रहन सहन के स्तर का आपस में गहरा संबंध है। जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन का रहना अनिवार्य है। इसके बिना जीवन ही शून्य हो जाता अथवा जीवन नरकमय हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रहन सहन का अर्थ ही होता है व्यक्ति द्वारा उपभोग की गई वस्तुओं या सेवाओं से प्राप्त संतुष्टि। यदि परिवार की आय कम होगी तो उस परिवार का रहन सहन का स्तर निम्न श्रेणी का होगा, क्योंकि वह परिवार के सदस्यों के लिए आवश्यकता यथा भोजन, आवास, उपयुक्त वस्त्र की भी पूर्ति नहीं कर सकेगा। परिणामता क्या होगा कि उनका जीवन दुख, कष्ट एवं पीड़ा का महासागर बन जाएगा। परंतु जिस परिवार का आर्थिक आय अधिक होगा वह आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ ही आरामदायक एवं विलासितापूर्ण आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर लेगा, जिससे उनका रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, क्योंकि उसके सदस्यों को सुख, आराम एवं संतुष्टि मिलती है। अर्थात आर्थिक आय अधिक होगी, रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। आर्थिक आय निम्न होगी अर्थात कम होगी तो रहन सहन का स्तर नीचा होगा। यहाँ तक बात क्लियर है।
तीसरा जो हमारा कारक है रहन सहन को प्रभावित करने वाला क्या है, व्यय करने का ढंग अर्थात वे ऑफ एक्सपेंडिचर है। यह भी सच है कि केवल अधिक आय होने से ही परिवार या व्यक्ति के रहन सहन का स्तर ऊंचा नहीं होता है, बल्कि आय एक समान होते हुए भी उनके रहन सहन के स्तर में काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। एक परिवार जो काफ़ी सोच समझकर विवेकपूर्ण निर्णय लेकर धन का व्यय करता है उसका रहन सहन का स्तर ऊंचा होता है, परंतु वह परिवार जो मूर्खतापूर्ण व्यवहार करके अनुचित तरीके से धन व्यय करता है उनका रहन सहन का स्तर निम्न कोटि का होता है। भारत में कई परिवार ऐसे भी होते हैं जिनकी बहुत अच्छी आय होती है, यानी कि बहुत अच्छा खासा धन वो कमा लेते हैं, परंतु उनका रहन सहन का स्तर अधिक ही निम्न कोटि का होता है। वे परिवार के लिए आवश्यक एवं आरामदायक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करके विलासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति में धन को व्यय करते हैं। वे पैसे को अनर्गल जगहों पर खर्च करते हैं। अनर्गल मतलब जहाँ आवश्यकता नहीं होती है, जैसे जुआ खेलना, दोस्तों के साथ बैठकर शराब पीना, वेश्यावृत्ति करना, घुड़दौड़ खेलना आदि। अतः रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए धन का उचित उपयोग करना भी आना चाहिए। चौथा जो कारण है रहन सहन को स्तर को प्रभावित करने वाला वो क्या है, धन की क्रय शक्ति अर्थात परचेजिंग पावर ऑफ मनी। कैसे प्रभावित करती है देखते हैं। रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने में धन की क्रय शक्ति का भी अमूल्य भूमिका है। इसका स्पष्ट प्रभाव आज हमें देखने को मिल रहा है। सन 1970 से 75 में 2000 रुपये की काफ़ी कीमत थी, यानी कि 1970 से लेकर 75 तक जो 2000 रुपये था उसकी बहुत अधिक कीमत थी। इतना आय अर्जित करने वाला व्यक्ति उच्च आय वर्ग आयकर दाता के अंतर्गत आता था। उस समय इतने रुपए से आवश्यक आरामदायक एवं विलासितापूर्ण वस्तुओं की पूर्ति हो जाती थी, यानी कि जिस व्यक्ति की आय यानी कि पेमेंट कितनी होती थी, 2000 रुपये होती थी, वो तो वह उच्च वर्ग के व्यक्तियों में आता था। ठीक है, उच्च वर्ग के परिवार के अंतर्गत उनका परिवार आता था। कब, 1970 और 75 की बात ये हो रही है। सोने चांदी घी तेल दूध दही सभी कम पैसे में मिल जाते थे। नमक 20 से 25 पैसे प्रति किलो मिल जाता थे। कब की बात हो रही, 1970 और 75 में। परंतु आज 2000 रुपये की कीमत बहुत कम है, क्योंकि महंगाई बेतहाशा बढ़ी है तथा धन की क्रय शक्ति काफ़ी कम हो गई। आज 2000 रुपये मासिक आय होने पर भी एक परिवार का जिसमें 2 बच्चे हों का जीवन यापन मुश्किल हो जाता है। उसे दोनों शाम भरपेट भोजन नहीं मिलता। निपुणता रक्षक आवश्यक की तो बात ही छोड़ दें। कारण स्पष्ट है, सन 1970 से 75 में धन की क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर अधिक थी, जबकि आज महंगाई के कारण रुपए के मूल्य में भारी गिरावट आई है तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के दामों में वृद्धि हुई है। यह स्पष्ट है कि वस्तुएं जितनी सस्ती होंगी लोग उससे जितना अधिक उपयोग करेंगे तथा उतना ही रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा। इसके विपरीत वस्तुएं जितनी महंगी होंगी रहन सहन का स्तर निम्न होगा, क्योंकि कुछ ही लोग महंगी वस्तुओं का उपभोग कर सकते हैं। पांचवा जो कारक है रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाला क्या है, परिवार के सदस्यों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। रहन सहन के स्तर को निर्धारित करने में परिवार के सदस्यों एवं उनकी आवश्यकताओं का भी महत्वपूर्ण स्थान है। परिवार की कुल आय परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं में बढ़ती है। जिस परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है उनमें से आय अर्जित करने वाले सदस्यों की संख्या कम तथा उपभोग करने वालों की संख्या अधिक होगी, तो रहन सहन का स्तर निम्न होगा। क्योंकि सीमित आय में परिवार के प्रत्येक सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना मुश्किल काम है, परंतु यदि आय अर्जित करने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या अधिक तथा उपभोग करने वालों की संख्या कम होगी तो रहन सहन का स्तर ऊंचा होगा, क्योंकि पर्याप्त आय में वह परिवार के सदस्यों के लिए सुख सुविधा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर सकेगा। इसके अतिरिक्त पारिवारिक जीवन चक्र अर्थात फैमिली लाइफ साइकिल में परिवार के सदस्यों की विशिष्ट अवस्थाओं जैसे गर्भावस्था, धात्री अवस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था एवं वृद्धावस्था, इन अवस्थाओं को क्या बोला जाता है, विशिष्ट अवस्थाओं की संख्या अधिक है तो रहन सहन का स्तर निम्न होगा, क्योंकि इन अवस्थाओं में अतिरिक्त पोषण हेतु भोजन पर होने वाला व्यय
अधिक होगा। पढ़ा था ना हमने फूड एंड न्यूट्रिशन साइंस की क्लास में। उनकी देखभाल एवं स्वास्थ्य रक्षा में अधिक धन व्यय होगा। भारतीयों के जीवन स्तर का निम्न होने का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि एवं अधिकांश परिवारों को इन अवस्थाओं से गुजरने के कारण है। ठीक है, तो ये आपने देखा कि परिवार के सदस्यों की संख्या भी कैसे प्रभावित करती है जीवन स्तर को। छठा जो कारण है शिक्षा अर्थात एजुकेशन। रहन सहन के स्तर को निर्धारित करने में शिक्षा का अमूल्य योगदान है। शिक्षा से व्यक्ति के ज्ञान, सोच समझ, विवेक एवं कुशलता में वृद्धि होती है। शिक्षा व्यक्ति के चुनाव को प्रभावित करता है। वह अनेक विकल्पों के मध्य सही चीज़ों के चयन में सक्षम होता है। शिक्षित व्यक्ति कोई भी काम को काफ़ी सोच विचार करके करता है तथा धन को उचित जगहों में जहाँ वह जरूरी समझता है वहीं खर्च करता है। उदाहरण समझते हैं, एक 6,000 रुपये मासिक वेतन पाने वाले शिक्षक का रहन सहन का स्तर एक 9,000 रुपये कमाने वाले दुकानदार से अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि शिक्षक तो अब यहाँ पे आप देखिए, जो शिक्षक जो टीचर है वो 6,000 रुपये ही पा रहा है, पर दुकानदार 9,000 पा रहा। तो ये वही बोल रहे हैं कि 6,000 रुपये मासिक वेतन पाने वाले शिक्षक का रहन सहन अच्छा होगा किससे? एक 9,000 रुपये कमाने वाले दुकानदार से। क्यों? क्योंकि शिक्षक अपनी आय को बहुत ही सोच समझकर खर्च करता है। वह धन को बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, संतुलित भोजन, आरामदायक एवं प्रतिष्ठा रक्षक वस्तुओं की क्रय में करता है। कम पैसे व्यय करके भी वह परिवार के लिए संतुलित आहार जुटाता है, क्योंकि उसे भोजन के पोषण मूल्य की जानकारी होती है। वह अपनी आय के मुताबिक ही व्यय करता है, यानी कि जितना वो उसकी पेमेंट होती है उतना ही वो उसी के हिसाब से स्पेंड करता है। उसका व्यय करने का ढंग व्यवस्थित एवं पूर्व नियोजित होता है कि उसको कहाँ पे कितना पैसा खर्च करना है। परंतु एक अशिक्षित दुकानदार धन को व्यर्थ जगहों में भी खर्च कर देता है। दोस्तों के बीच बैठकर पान खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, सिनेमा देखना आदि जगहों पर व्यय करता है। शादी, बच्चे का जन्मदिन, मुंडन संस्कार, मृत्यु आदि अवसरों पर जमकर खर्च करता है और इसके लिए यदि उसे ऋण भी लेना पड़े तो भी ऋण लेकर वो खर्च करता है। इसका नतीजा यह होता है कि वह कर्ज के बीच दब जाता है, यानी कि कर्ज के बोझ के तले दब जाता है। ऋण चुकाने में उसके आय का अधिकांश हिस्सा व्यय ही हो जाता है, जिसके कारण वह परिवार के सदस्यों को संतुलित भोजन, स्वास्थ्यकर आवास, उच्च शिक्षा हेतु धन नहीं जुटा पाता। परिणामतः परिवार इन आवश्यकताओं की पूर्ति से वंचित रह जाते हैं तथा उसका रहन सहन का स्तर गिरता चला जाता है। ठीक, तो यहाँ तक हमने आज की क्लास में कवर किया क्या रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाले कारक। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुआ होगा। आज की क्लास में हमने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा। आज की क्लास में हमने देखा रहन सहन के स्तर को प्रभावित करने वाले कुछ कारक, जिसके अंतर्गत हमने कई सारे कारक कवर किए, जैसे कि शिक्षा, परिवार के सदस्यों की संख्या, धन की क्रय शक्ति, व्यय करने का ढंग, आर्थिक दशा है, और साथ ही साथ हमने देखा क्या देखा, परिवार के सदस्यों की संख्या। तो आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कहीं पे भी कोई डाउट रह जाता है किसी वर्ड, किसी सेंटेंस में, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आपकी हर एक क्वेरी सॉल्व की जाएगी। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।